चलो गाइस, write with the help of suitable diagrams. With the help of suitable diagrams, explain working principle of three-phase induction motor and state any four application of the same. तो देखो, इंडक्शन मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये काम करता है. सेकेंड पॉइंट, व्हेन अ थ्री फेज सप्लाई इज गिवन टू द थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड of a constant magnitude is produced. The speed of this rotating magnetic field is synchronous speed. ये जो मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है उसको ns करके इंडिकेट करते हैं, ये सिंक्रोनस स्पीड होता है. तो ns जो होता है वो 120 इंटू एफ अपॉन पी होता है, स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. दिस रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट ऑफ रोटेटिंग पोल्स अराउंड अ रोटर. लेट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज. मैग्नेटिक फील्ड मान लो क्लॉकवाइज है, एज शोन इन फिगर 8.21.1a. देखो यहां पे दिखा है, ठीक है. ये डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहां पे दिया है, ओके. यहां पे मूव कर रहा है, ओके. ये रोटर है, ये कंडक्टर्स है, ये दिख रहा है, ये रोटर कंडक्टर्स है, ओके. ये डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है. ये जो है ये स्टेटर है, दिस इज स्टेटर. स्टेटर में ये वाला साउथ पोल है, और ये जो है ये ऑफ कोर्स नॉर्थ पोल होगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही है, ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, ओके. तो ऐसा ये होता है. चलो, लेट द डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये देखो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये है. लेट द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर. नाउ एट दिस इंस्टेंट रोटर इज स्टेशनरी एंड स्टेटर फ्लक्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग. So it is obvious that there exists a relative motion between rotating magnetic field and a rotor conductor. पहले रोटर स्टेशनरी है और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है, ओके. Whenever conductor cuts the magnetic flux, EMF get induced in it. So EMF gets induced in the rotor conductors called rotor induced EMF. This is electromagnetic induction. As rotor form closed circuit, ठीक है, as rotor form closed circuit, induced EMF circulates current through the rotor called rotor current, ठीक है. तो रोटर इंड्यूस्ड करंट होता है उसके अंदर, उसको हम रोटर करंट कहते हैं, ठीक है. द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट इज गोइंग इनटू द पेपर डिनोटेड बाय क्रॉस. देखो ये क्रॉस से डिनोट किया गया है, ओके. ये ऐसे मूव कर रहा है ना, ये देखो ये ऐसे राइट हैंड से ऐसे रोटेशन के डायरेक्शन में ऐसे घुमाओ, ठीक है. थंब कहाँ जा रहा है, पेपर के अंदर की तरफ. तो आपको क्या दिखेगा, पीछे क्रॉस. Any current carrying conductor produces its own flux, so rotor produces flux called rotor flux. For assumed direction of rotor current, the direction of rotor flux is clockwise as shown in the figure C, ठीक है. तो ये देखो ना, रोटर के अराउंड जो फ्लक्स है ये देखो सर्कुलर दिखाया ना, ऐसे करके दिखाया हुआ है, तो ये रोटर का फ्लक्स है, ठीक है. उसके डायरेक्शन में ऐसे फिंगर को कर्ल करो, करंट का डायरेक्शन कैसा आया, पेपर के अंदर, ओके. तो इस तरह से आपको ये तीनों डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ करने पड़ेंगे, ओके. ये डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे, टेक्स्ट बुक में दिए हुए आपके. आगे, बोथ द फ्लक्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर, ठीक है. ये दोनों फ्लक्स देखो, रोटेटिंग फ्लक्स और ये फ्लक्स ड्यू टू इंड्यूस रोटर आरएमएफ, और ये फ्लक्स ड्यू टू इंड्यूस रोटर करंट, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे. बोथ फ्लक्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर एज शोन इन द फिगर डी. यहाँ पे इंटरेक्शन दिया है, देखो इंटरेक्शन ऑफ फ्लक्सेस. तो क्या होता है, देखो ये ऐसी लाइंस होती है, ओके. अब ये जो रोटेटिंग फ्लक्स है ये ऐसा होता है, करेक्ट है. तो क्या होता है इसमें, इसका मोशन मान लो इस डायरेक्शन में है और इसका अपवर्ड डायरेक्शन में. तो ये जो है ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे. और यहाँ के जो फ्लक्स है ये देखो, ये ऊपर है लेकिन ये वाले कहाँ है, नीचे. तो ये ऊपर ये नीचे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. किस किस को समझ में आया. तो इसके कारण ये जो
ये जो अनबैलेंस है इसको बैलेंस करने के लिए रोटर क्या होता है, मूव हो जाता है, गोल घूम जाता है, ठीक है। तो देखो, हाँ, ऑन द राइट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ कंडक्टर टू फ्लक्स आर इन सेम डायरेक्शन व्हेन एड अप टू गेट हाई फ्लक्स एरिया। मैंने बताया ना, यहां पे हाई फ्लक्स एरिया बन जाता है ये साइड, और ये साइड लो फ्लक्स एरिया। ऑन द राइट साइड टू फ्लक्स कैंसल ईच अदर, राइट साइड में क्या हो रहा है, दोनों फ्लक्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल कर रहे हैं, प्रोड्यूसेस लो फ्लक्स एरिया। एज फ्लक्स लाइन एक्ट्स एज अ स्ट्रेच रबर बैंड, high flux density area exerts a push on a rotor conductor towards low flux density area. So rotor conductor experience a force from left towards right, left से right की तरफ force induce होता है उसके ऊपर. In this case as shown in the figure, due to interaction of two fluxes, as the rotor conductor experiences force, the overall rotor experiences a torque. इसके कारण टॉर्क लगता है और ये गोल घूमना शुरू हो जाता है. It experiences a torque and starts rotating. So interaction of two fluxes is very essential for motor action. According to Lenz's law, the direction of induced current in the rotor is as to oppose the cause of producing it. The cause of rotor current is the induced EMF, which is induced because of relative motion present between rotating magnetic field and the rotor conductors. Hence, to oppose the relative motion, to reduce the relative speed, the rotor experiences torque in the same direction as that of rotating magnetic field, RMF, and tries to catch up the speed of the magnetic field. तो यहाँ पे ns क्या है, speed of rotating magnetic field in RPM, n क्या है, speed of rotor, that is motor in RPM. ns minus n is relative speed between two rotating magnetic field and the rotor. Thus, rotor always rotates in the same direction as that of rotating magnetic field. ओके, एप्लीकेशन पूछा है तो इंडस्ट्रियल मशीन में क्या एप्लीकेशन है, कन्वेयर बेल्ट्स, ठीक है, चीजें यहां से वहां ट्रेवल करती है कंपनी में थ्रू कन्वेयर बेल्ट्स, क्रशर्स, मिल्स एक्सेट्रा. पंप्स एंड फैंस में वाटर पंप, सीलिंग फैंस, ब्लोअर्स में ये मोटर यूज होती है. ट्रांसपोर्टेशन में एलिवेटर्स यानी आपकी लिफ्ट, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स एक्सेट्रा. एयर कंडीशनिंग में कहाँ पे, एसी कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा. यहाँ पे इसका एप्लीकेशन है. नेक्स्ट, ड्रॉ सेक्शनल व्यू ऑफ डीसी मोटर एंड स्टेट फंक्शन ऑफ NE3. तो ये ड्राइंग आप पहले ड्रॉ कर लो और फिर बाद में आगे की चीजें समझो. ये आपको घर पे प्रैक्टिस करना जरूरी है, ड्राइंग हाथ से ड्रॉ करना जरूरी है. तो इसमें कितने पूछे हैं, NE3 पूछा है, तो लेकिन मैं यहाँ पे 7 एक्सप्लेन करता हूँ, 7 एक्सप्लेन करता हूँ. आप उसमें से कोई तो भी 3 चूज करके एग्जाम में लिखना, लेकिन कोशिश करना कि जो जो इंपॉर्टेंट 3 है वही लिखो, नहीं तो आप सोचोगे इजी वाले 3 में लिख देता हूं. ऐसे मत करना, जो इंपॉर्टेंट 3 है वो करना. ओके, तो चलो, पहला है योग. योग क्या होता है, तो पहले देख लो योग क्या है. यहाँ पे देखो एरो करके दिखा है, दिस इज योग. तो योग ये कास्ट आयरन से बना होता है. इट सर्व्स पर्पस ऑफ आउटर मोस्ट कवर. ये डीसी मोटर का बाहर का जो कवर है इसको हम कहते हैं योग. इट सर्व्स पर्पस ऑफ आउटर मोस्ट कवर ऑफ द डीसी मशीन so that the insulating materials get protected from harmful atmosphere like moisture, dust, gases like SO2, acid fumes, etc. It provides mechanical support to the poles. It forms a part of magnetic circuit. It provides a path of low reluctance. Low reluctance मतलब कम resistance है to flow of current. Low reluctance for a magnetic flux. The low reluctance path is important to avoid wastage of power. To provide same flux, large current, and hence the power is necessary if the path has high reluctance to produce the same flux. Yoke is made up of what? Generally cast iron. Okay, उसके बाद में next, चलो नेक्स्ट करेंगे. Each pole is divided into 2 parts, namely pole core, pole shoe. ठीक है, पोल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक पोल कोर और दूसरा पोल शू. तो पोल कोर क्या होता है, देखो ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, पोल कोर, और ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, पोल शू. दोनों किसको अटैच्ड है, योग को अटैच्ड है. ठीक है, तो ये ड्राइंग सपोर्ट के लिए आप करना. पोल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है. ओके, पोल्स आर बेसिकली, पोल कोर कैरी, ये पोल कोर जो है ये क्या होता है, ये योग और पोल शू से अटैच्ड करने वाला मेंबर है. पोल कोर बेसिकली कैरीज अ फील्ड वाइंडिंग, इसके ऊपर वाइंडिंग्स होंगे. ओके, पोल कोर basically carries field winding which is necessary to produce the flux.
It directs the flux produced through air gap to armature core to the next pole. Pole shoe enlarges the area of armature core to come across the flux, which is necessary to produce larger induced EMF. To achieve this, pole shoe has been given a particular shape. Choice of material. The pole core is made up of magnetic material like cast iron or cast steel. तो pole core किससे बनता है? Cast iron या cast steel. योग किससे बनता है? Cast iron. तो जनरली सेम मटेरियल से बनते हैं दोनों. फील्ड वाइंडिंग. फील्ड वाइंडिंग क्या होता है? द फील्ड वाइंडिंग इज वाउंड ऑन अ पोल कोर. तो ये पोल कोर के ऊपर ये वाइंडिंग वाउंड की जाती है. ओके, फील्ड वाइंडिंग. ओके, फंक्शन क्या है इसका? टू कैरी करंट ड्यू टू विच पोल कोर ऑन विच द फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड बिहेव्स एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, प्रोड्यूसिंग नेसेसरी फ्लक्स. As it helps in producing the magnetic field, that is exciting the pole as an electromagnet, it is called field winding or exciting winding. इसको field winding भी कहते हैं या exciting winding भी कहते हैं. ये winding किस मटेरियल की होती है? Field winding are made up of copper और aluminium. तो ये तीन चीजें भी लिख दी तो भी sufficient है इस आंसर में. मैं आपको और चीजें लेकिन बताता हूं. एमेचर. एमेचर में दो पार्ट होते हैं, एक एमेचर कोर और एक एमेचर वाइंडिंग. एमेचर कोर, ठीक है, तो ये एक फिगर है, सिंगल लैमिनेशन ऑफ एमेचर कोर. ओके, तो एमेचर कोर क्या है? इट इज अ सिलेंड्रिकल इन शेप माउंटेड ऑन द शाफ्ट. ठीक है, एक शाफ्ट यहां पे रहेगा, शाफ्ट के ऊपर ये बिठाया है, ये सिलेंड्रिकल इन शेप होगा, ऐसे होगा. ठीक है, ऐसा शाफ्ट है, इसके ऊपर इसको ऐसे फिट करके बिठा होगा. इसके बाहरी सतह पे क्या होंगे? टूथ होंगे और एयर पास हो इसलिए एयर डक्ट होगा, बीच में स्लॉट्स होंगे, शाफ्ट होगा. Armature core is cylindrical in shape, mounted on a shaft. It consists of slots on its periphery and the air ducts to permit airflow through armature, which serves cooling purpose. Function क्या है armature core का? Armature core provides house for armature winding, that is armature conductors, to provide a path of low reluctance to the magnetic flux produced by a field winding. Material कौन सा use करते हैं armature के लिए? As it has to provide a low reluctance path to the flux, it is made up of magnetic material like cast iron या cast steel. Cast iron या cast steel से armature बनता है. It is made up of laminated construction to keep eddy current losses as low as possible. A single circular lamination used for the construction of the armature core is shown in the figure. Armature winding क्या है? Armature winding is nothing but the interconnection of armature conductors placed in the slots provided on the armature core periphery. When the armature is rotated, in case of generator, magnetic flux gets cut by armature conductors and EMF gets induced in them. फिर उसके बाद में फंक्शन क्या है उसका? जनरेटर्स, आर्मेचर वाइंडिंग का फंक्शन क्या है? जनरेट्स EMF. जनरेशन ऑफ EMF takes place in the armature winding in case of generators to carry the current supplied in case of DC motors to do the useful work in a external circuit. मटेरियल कौन सा यूज करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग में? जाहिर सी बात है, आर्मेचर वाइंडिंग कैरीज एंटायर करंट थ्रू विच एक्सटर्नल लोड. इट हैज टू बी मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल लाइक कॉपर या एल्यूमिनियम. फिर नेक्स्ट होता है कम्यूटेटर. द बेसिक नेचर ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर कंडक्टर इज अल्टरनेटिंग. अल्टरनेटिंग नेचर का बनता है वो. दिस नीड्स रेक्टिफिकेशन इन केस ऑफ DC जनरेटर विच इज पॉसिबल बाय अ डिवाइस कॉल्ड कम्यूटेटर. फंक्शन क्या है इसका? टू फैसिलिटेट द कलेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम द आर्मेचर कंडक्टर्स, टू कन्वर्ट इंटरनली डेवलप्ड अल्टरनेटिंग EMF टू यूनिडायरेक्शनल DC EMF, टू प्रोड्यूस यूनिडायरेक्शनल टॉर्क इन केस ऑफ मोटर्स. एक ही डायरेक्शन में टॉर्क लगना चाहिए. ठीक है, मोटर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इधर घूमू या उधर घूमू. चॉइस ऑफ मटेरियल. एज इट कलेक्ट फ्रॉम द आर्मेचर, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर सेगमेंट्स. तो ये कॉपर सेगमेंट से बनाई जाती है. ठीक है, यहाँ पे कॉपर सेगमेंट्स. ओके, चलो. इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप एंड इज मेड अप ऑफ वेज शेप्ड सेगमेंट्स of hard drawn high conductivity copper. These segments are insulated from each other by a layer of mica. बीच दो सेगमेंट्स के बीच में एक इंसुलेशन होगा. इंसुलेशन किसका होगा? माइका. माइका नाम का मटेरियल है. Each commuter segment is connected to the armature conductor by means of copper lug or a strip. This construction is shown in the figure. Sixth component है brushes and brush gears. Important part. Brushes are stationary and resting on the surface of the commutator. Function क्या है इसका? To collect current from commutator and make it available to the stationary external circuit. इसका choice of material क्या होता है? Brushes are normally made up of soft material like carbon. ठीक है, किसी भी मोटर में ब्रश सबसे पहले खराब होता है, ब्रश चेंज करना पड़ता है.
वो बहुत महंगा आइटम नहीं, 10-15 रुपए में आ जाता है, ठीक है। यूज जब होता है तो ब्रश चेंज करना पड़ता है, मोटर खराब नहीं होती, ब्रश खराब होता है, तो इजीली रिप्लेस किया जाता है। कार्बन से बनता है, सबसे सस्ता मटेरियल। टू अवॉइड वियर एंड टेयर ऑफ कम्यूटेटर द ब्रशेस, हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट है, कम्यूटेटर खुद खराब ना हो इसलिए क्या करते हैं, ब्रशेस आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट मटेरियल लाइक कार्बन, मतलब खराब हो तो पहले कौन खराब हो, ब्रशेस, ऐसा ये सिस्टम है। बियरिंग्स, बॉल बेयरिंग्स आर यूजुअली यूज एज दे आर मोर रिलायबल फॉर हेवी ड्यूटी मशीन्स, रोलर बेयरिंग्स आर प्रेफर्ड इन दिस मोटर। सबको समझ में आ गया? तो उन्होंने 3 ही पूछे थे, मैंने 7 पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको पसंद आए वो 3 लिख देना, ऐसा मत करना कि ये 2 लिख दिए उसमें 3 में। तो ये बेसिक चीज है। छठा और 7वां मैं कहूंगा अवॉइड करो, पहले जो 5 थे उसमें से कोई तो भी 3 आप एक्सप्लेन करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का बी, क्वेश्चन नंबर 5 बी, दिसंबर 2024 ना। ओके चलो, एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, मतलब स्टेशनरी डिवाइस है, यूज टू रेज और लोअर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एज पर रिक्वायरमेंट। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? चेंज इन करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन अनदर कॉइल। तो यहां पे देखो, पहला कॉइल है, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग है, N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। और यहाँ पे N2 नंबर ऑफ टर्न्स वाली कौन सी है? सेकेंडरी वाइंडिंग। ये लेफ्ट, ये राइट लिम्ब, ये लेफ्ट लिम्ब। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर इंडक्टिवली कपल्ड, ठीक है। इसका सिंबल कैसे दिखाते हैं? ये देखो, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये कोर, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहाँ पे जनरली सोर्स इज कनेक्टेड टू प्राइमरी साइड और लोड इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी साइड। Can we use transformer on DC supply? No, we cannot use transformer on a DC supply, क्योंकि DC supply कैसा होता है? स्ट्रेट होता है, ठीक है। A DC supply is constant, there would be no change in current, as a result there is no change in flux, so no EMF will be induced if we use transformer on a DC supply. So transformer must not be used on a DC supply. ये एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको बता दी। उसके बाद में न्यूमेरिकल इन्होंने कंटिन्यू किया था। न्यूमेरिकल क्या पूछा है? कैलकुलेट प्राइमरी टर्न्स, फुल लोड सेकेंडरी करंट एंड मैक्सिमम फ्लक्स इन अ कोर ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैविंग रोटेटिंग ऑफ 10 kVA 3300 वोल्ट टू 220 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज, EMF per turn is 10। ओके, अब बच्चों ये सम एग्जैक्टली मैंने ट्यूशन में लिया हुआ है, तो मैंने उसी का फोटो डाल दिया। देखो 10 kVA 3300 220 volt single phase transformer of frequency 50 hertz as EMF per turn 10. Calculate turns on primary side, turns on secondary side. लैंग्वेज से बदला है, गिवन डेटा सेम है, तो अपने ट्यूशन में हुआ है ये सब। तो गिवन मैंने पहले लिख दिया, इसमें E1 यानी EMF पर टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो E1 दिया हुआ है, कितना है? 3300। EMF पर टर्न कितना दिया है? 10 दिया है, इनटू N1। तो ये 3300 डिवाइड बाय 10 कर दो, 330 टर्न्स आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन अ प्राइमरी साइड। E2 क्या है? EMF पर टर्न इनटू N2। E2 का वैल्यू है मेरे पास 220, EMF पर टर्न 10 है, 10 नीचे डिवाइड करो, 220 डिवाइड बाय 10 कितना है? 22 टर्न्स। तो सेकेंडरी साइड पे 22 टर्न्स है। फिर E1 का फॉर्मूला क्या है? 4.44 F phi m इंटू N1। तो E1 का वैल्यू 3300, 4.44, फ्रीक्वेंसी दी है मुझे, कितने दिए? 50 हर्ट्ज दिए है, और ये क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स phi m इंटू 330, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी साइड। इसको सॉल्व करो, कितना आया? 0.045 वेबर। आप 3 डिजिट्स यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो 45.05 इंटू 10⁻³ वेबर आएगा। 10⁻³ मतलब मिली वेबर, तो मिली वेबर में इसको लिखा है। ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फुल लोड करंट, करंट का फॉर्मूला क्या है? KVA इंटू 1000 अपॉन E1। तो KVA कितना है भाई? 10 है, इंटू 1000 डिवाइड बाई 3300, तो कैल्सी में कर ले 3.03 आ जाएगा। फिर I2 भी KVA इंटू 1000 अपॉन E2, E2 का वैल्यू 220 है, तो ये कैल्सी में डालो, आपको 45.45 एम्पियर आ जाएगा। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फुल लोड करंट आ गए, प्राइमरी में 3.03 और सेकेंडरी में 45.45 एम्पियर। चलो नेक्स्ट हम करते हैं, राइट फॉर्मूला फॉर कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस इन अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। तो सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये लेक्चर चल रहा है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या रहता है कॉपर लॉस और आयरन लॉस। तो लॉसेस जो है
वो दो तरह के होते हैं, आयन लॉस और कॉपर लॉस। तो आयन लॉस ये कांस्टेंट लॉस है, क्यों है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और कॉपर लॉस है वो वेरिएबल लॉस है। आयन लॉस के दो प्रकार है, हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस। आयन लॉस, द पावर लॉस टेकिंग प्लेस इन आयन कोर इज ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पे कोर चाहिए, आयन कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड एज आयन लॉस। आयन लॉस दो तरह से होता है, एक हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा है एडी करंट लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, एरिया इनक्लोज्ड इन अ हिस्टैरिसीस लूप रिप्रेजेंट हिस्टैरिसीस लॉस। वी यूज स्पेसिफिक मैग्नेटिक मटेरियल सेक्शन ऑफ अ स्टील, ठीक है। तो हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो आयन कोर के इसमें होता है। अब यहाँ पे हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला क्या है, KH इंटू BM रेज़ टू 1.67 F इंटू V। यहाँ पे KH इज हिस्टैरिसीस कांस्टेंट, BM इज मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, F इज फ्रीक्वेंसी एंड V इज वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं हिस्टैरिसीस लॉस सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम ऑफ अ कोर पे, जो कि चीजें कांस्टेंट होती है, ठीक है। ये फॉर्मूले में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो वेरिएबल है, सारी चीजें कांस्टेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू करंट चाहे जितना चेंज हो जाए इसकी वैल्यू चेंज होती नहीं। तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद में एडी करंट लॉस क्या है, एडी करंट क्या होता है, व्हेन देयर इज चेंजेस इन फ्लक्स सम EMF विल गेट इंड्यूस्ड इन अ ट्रांसफार्मर कोर, दिस EMF प्रोड्यूसेस स्मॉल करंट, दैट करंट इज नोन एज एडी करंट लॉस। एडी करंट इज अपोज्ड बाय कोर रेजिस्टेंस R। एडी करंट लॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, एडी करंट के स्क्वायर को इंटू R को। या फिर इसका फॉर्मूला क्या है, KE इंटू BM स्क्वायर F स्क्वायर इंटू C स्क्वायर, where KE is what, eddy current constant, BM is maximum flux density, F is what, frequency, T is thickness of a core. Eddy current losses can be reduced by laminating the core. कोर को लैमिनेट कर दिया तो एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मैन्युफैक्चर्ड इसमें एडी करंट लॉसेस भी क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, F यानी फ्रीक्वेंसी, T मतलब थिकनेस ऑफ अ कोर। तो ये आयन लॉसेस में हिस्टैरिसीस लॉसेस है और कौन सा है, एडी करंट लॉसेस है। तो दोनों ही चीजें क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो कभी कभी 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी आ जाता है, क्या क्वेश्चन आता है, व्हाई आयन लॉस आर कांस्टेंट। तो उस समय आपको बोलना पड़ता है आयन लॉस किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम एंड टाइम T, थिकनेस T। तो FVT किसी भी पर्टिकुलर मोटर के लिए क्या होता है, या ट्रांसफार्मर के लिए किसी भी पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर के लिए वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसलिए ये कांस्टेंट है, इसलिए आयन लॉस आर कांस्टेंट। इन नो लोड, फुल लोड, कांस्टेंट लोड, फ्रैक्शनल लोड में भी ये कांस्टेंट रहता है। कभी कभी 2 मार्क्स के लिए आता है, इसमें मत लिख देना, इसमें सिर्फ फॉर्मूला पूछा है। फिर उसके बाद में कॉपर लॉसेस क्या होता है, जैसे आयन लॉसेस कोर में होते हैं क्योंकि कोर में इज मेड अप ऑफ आयन, वैसे ही कॉपर से बनता है ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग, सो कॉपर लॉस इज इन वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। ओके, द टोटल पावर लॉस टेकिंग प्लेस इन वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड एज कॉपर लॉस। कॉपर लॉस 2 तरह का होता है, पावर लॉस इन अ प्राइमरी वाइंडिंग, पावर लॉस इन अ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो पावर का फॉर्मूला पता है आपको, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर R। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर R। तो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होगा, I1 स्क्वायर R1 और सेकेंडरी वाइंडिंग में I2 स्क्वायर R2। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कॉपर लॉस का। टू इंक्रीज एफिशिएंसी कॉपर लॉस मस्ट बी एज लो एज पॉसिबल। कॉपर लॉस आर वेरिएबल लॉस। ये डिपेंड, क्योंकि ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, करंट पे डिपेंड करता है। करंट चेंज हुआ, कॉपर लॉस चेंज हो गया। तो प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट लोड के अनुसार करंट I1 और I2 बदलते रहता है। अगर I1 I2 बदलेगा तो हमारे कॉपर लॉस भी बदलेंगे। सो यहां पर कॉपर लॉस वेरिएबल है। तो आपको पता क्या चला, फॉर्मूलेस क्या है। आयन लॉस 2 तरह का है, एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस। कॉपर लॉस 2 जगहों पे होता है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। आयन लॉस आर कांस्टेंट लॉसेस, कॉपर लॉस आर वेरिएबल लॉस। तो ये कंसेप्ट मैं आपको समझाया। अगर एग्जाम में आता है तो एग्जाम में आपको सिर्फ फॉर्मूले पूछे तो एग्जाम में ये फॉर्मूलेस लिख दिया तो भी सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कॉपर लॉस एट अ हाफ लोड का फॉर्मूला ये है, हाफ स्क्वायर PCU इंटू FL। और टू ऑब्टेन कॉपर लॉस एट एनी लोड, तो न्यू लोड पे क्या आएगा, N स्क्वायर कॉपर लॉस फुल लोड, वेयर N इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू। जैसे 70% ऑफ फुल लोड, 70% मतलब 70 डिवाइड बाय 100 कितना होता है, 0.7। तो N की जगह पे 0.7 स्क्वायर कॉपर लॉस एट अ फुल लोड। ऐसे करके ये फॉर्मूले से ये आंसर आएगा। तो एग्जाम में फॉर्मूला क्या लिखोगे, फॉर्मूला फॉर कॉपर लॉस। कॉपर लॉस इज इन व्हाट, बोलो, I स्क्वायर R1, I1 स्क्वायर R1। ये कौन है, लॉस इन प्राइमरी
वाइंडिंग, और ये कौन है, प्लस लॉस इन सेकेंडरी वाइंडिंग। और आयन लॉस के बारे में कैसे लिखोगे, इट इज हिस्टेरिसिस लॉस यानी H, और एडी करंट लॉस मतलब PE, ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा अगर 2 मार्क्स के लिए है तो। ओके, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मर रोटेटिंग। ओके, क्या दिया है न्यूमेरिकल, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस 80 kVA 1000 वोल्ट 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर 1200 watt and 800 watt respectively. Calculate efficiency of at half load, unity power factor and full load 0.8 power factor lagging. तो ट्रांसफॉर्मर रेटिंग दी है 80 kVA की, आयन कितना दिया है 800 watt, कॉपर के लिए कितना दिया है लॉस 1200 watt. ओके, एफिशिएंसी एट हाफ लोड फॉर्मूला है 0.5, हाफ लोड है तो 0.5 आएगा, 0.5 kVA 1000 cos phi, नीचे 0.5 kVA, यहाँ पे 1000 चाहिए था ना रे, ये 100 है, 1 0 कम है, 1000 cos phi प्लस PI इंटू 0.5 स्क्वायर PCU फुल लोड। तो वैल्यू डाल दो 97.32% आएगा हाफ लोड पे। यूनिटी पावर फैक्टर cos phi हमेशा 1 होता है, फुल लोड एट 0.8 पावर फैक्टर, तो KVA इंटू 1000 इंटू cos phi, नीचे KVA 1000 इंटू cos phi प्लस PI प्लस P कॉपर फुल लोड। तो cos phi की जगह पे 0.8 डाल देना सिर्फ, और ये कैलकुलेट कर देना 96.96% आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल आप देख लो, खुद कैल्सी में डाल के सॉल्व कर लो। इस तरह से ये पेपर खत्म हो गया।